हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बढ़िया। ईपी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो अपना चैप्टर बचा हुआ था उसी का अगला पार्ट है। और मैंने आपको बता दिया था कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेफिनेशन वगैरह बता दी थी, और किस तरीके से रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके अलावा रिसोर्सेज के टाइप बता दिए थे मैंने। अब इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। आज आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में या फिर उससे नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा समझाने का थोड़ा सा ज़्यादा वो बन रहा है कि आपको समझाना थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। थोड़ा सा एक बार ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चालू करें? हाँ, नए जोश के साथ में, नए उमंग के साथ में, बिल्कुल अपना जो चैप्टर यहाँ पे छोड़ा गया था हमारा उसी को हम आगे लेके चलते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल, दिख रहा है ना आराम से प्रॉपर? ओके ओके ओके। हाँ, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resources conservation for the first time in a more systematic way in 1968। तो सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में या बचाने के बारे में जो बात की गई वो कब की गई? इस डेट को आपको याद रखना है, 1968 में। कब की गई? सबसे पहले कि इसको बचाने की जरूरत क्यों है, रिसोर्सेज को थोड़ा सही तरीके से यूज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को अगर कंजर्व करेंगे, अगर तरीके से चलाएंगे, तरीके से उसको काम में लेंगे, तो अपनी नेक्स्ट जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले लो, जैसे अभी इरिगेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। और वाटर इतना ज्यादा हमने निकाला है, जो ग्राउंड वाटर लेवल था हमारा वो धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा है, और अभी ड्रिंकिंग वाटर की भी परेशानी आने लग गई है। तो इसी के कारण से, इसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे चल के कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं हो जाए। मान लो आज इतने सारे व्हीकल्स हैं, कल को जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है उनमें पेट्रोल डीजल ही नहीं हो, तो फिर वो जो भारी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उनको कैसे चला पाएंगे? तो उनको चलाने के लिए क्या चाहिएगा? पेट्रोल डीजल चाहिएगा। तो अभी से कंजर्व करेंगे, उसका एक दूसरा एक तरीका और निकालेंगे इसको बचाने का, तो फिर वो अपना जो रिसोर्सेज है उसको अगर कम काम में लेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा दिन चलेगा। समझ में आ गई आपको बात? जैसे यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि एक तो पेट्रोल डीजल के अलावा जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, उसके अलावा भी कई सारी चीजें हो गई है जिनमें ऑटोमेटिक जैसे सोलर सिस्टम के थ्रू भी अभी गाड़ियाँ चलाई जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है कि उनको भी मार्केट में लाया जाए। लेकिन अभी उसका पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए भाई उस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? किस चीज को? कि एक सोलर पैनल उस गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाए ताकि वो जो लाइट है उसको जो चार्ज करने की जो दिक्कत हो रही है, वो चार्ज करने की दिक्कत भी खत्म हो जाए। वो चलती जाएगी, उसमें सोलर प्लेट लगी हुई रहेगी, वो लाइटिंग देती रहेगी और उससे वो गाड़ी वापस से रिचार्ज होती रहेगी और चलती रहेगी। तो इसी के लिए वो नई नई चीज़ों को और इन्वेंशन किए जा रहे हैं। इसी तरीके से रिसोर्सेज को बचाने की काफ़ी सारी ट्रिक्स अपनाई जा रही है। तो यहाँ पे भी हमारा जो सबसे पहला जो काम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रोम में हुआ था, और 1968 में हुआ था। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसॉफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमाकर। किसके थ्रू? शूमाकर के थ्रू। जो उनकी बुक का नाम क्या है? इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटा सा लेकिन सुंदर, छोटा लेकिन सुंदर, छोटा एक सुंदर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि जो भी हम रिसोर्स है उसको अगर काम में ले रहे हैं तो ज्यादा नहीं लेके उसको अगर लिमिटेड काम में लेंगे या मतलब थोड़ा काम में लेंगे तो वो अपने लिए बेनिफिशियल होगा और नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। द seminal contribution with respect to resource conservation of the global level was made by the Brundtland
कमीशन रिपोर्ट 1987, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, कौन सी, प्रूडेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट, कब की गई थी, 1987 में, जो क्या जिसमें क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट के ऊपर वो काम कर रही थी, कौन है, जो ये कमीशन या रिपोर्ट थी वो। अब इसमें क्या कह रहा है, एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, तो जो बुक थी उसका, जो पब्लिश की गई बुक थी उसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, उस बुक का नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा सबका जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे नहीं और डिग्रेडेशन चलता रहेगा उनका, तो धीरे धीरे रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, और रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में 1992 में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, लैंड रिसोर्सेज, क्या देखते हैं, लैंड रिसोर्सेज, वी लिव ऑन लैंड, हम कहाँ रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, वी परफॉर्म ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, हम इसको काम में लेते हैं, किसके लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, पैसा कमाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है, किसको, लैंड को। उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो नेचर ने हमें दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री गिफ्ट है, किसके थ्रू, नेचर के थ्रू, ठीक है। इसको जितना अच्छे से तरीके से काम में लेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा रहेगा। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये किस किस को सपोर्ट करता है, कौन, लैंड रिसोर्स, किस किस को, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों के रहने के लिए, ह्यूमन लाइफ मतलब आदमियों के रहने के लिए, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे कमाने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, उसके अलावा जैसे माइनिंग हो गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम पे होते हैं लैंड के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब सिस्टम काम पे चलते हैं ऑन लैंड रिसोर्स। हाउएवर लैंड इज एन असेस्ट फॉर ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, therefore it is important, to use the available land for various purpose with careful planning, मतलब ये अपने पास में जो रिसोर्स है उसको अगर हम केयरफुल तरीके से काम में लेते रहेंगे तो वो अपने लिए सबसे बेस्ट होगा। अब हम लोग उसी रिसोर्स को आगे की न्यू फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, रिमेनिंग उनके लिए भी बच सकता है। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलाइफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, इसको आपको देखो कहाँ समझना है, इसको देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंडिया का ये 100% है, कितना है, 100% है, किसका, इंडिया का। अब यहाँ पे जो 43% है वो तो क्या है, यहाँ पे प्लेन्स है, 43% तो टोटल लैंड का क्या है, टोटल लैंड का 43% है, टोटल लैंड का 43% प्लेन्स है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या दे रखा है, एक मिनट, क्या दे रखा है यहाँ पे 43%, किसका 43%, प्लेन्स का। मतलब है कि 100% अपने पास में, अगर अपने पास में या अपना जो एरिया है वो अगर 100% है तो उसका लगभग 43% तो किसका है, 43% तो प्लेन्स का है। उसके बाद में दूसरा किसका दे रखा है, माउंटेन, जो कितना परसेंट है अपना 30%, तो दूसरा क्या हो गया 30% किसका, माउंटेन का। फिर अपना कितना बच गया, तो प्लेट्यूज,
प्लेट्यूज मतलब जो थोड़ी ऊपर उठी हुई जगह होती है। अब यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और ह्यूमन लिविंग के लिए काम में लिया जाता है। कहाँ पर? प्लेन्स के ऊपर। फिर माउंटेन, माउंटेन में ऐसा कुछ होता नहीं है। माउंटेन में क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। तीसरा चीज प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा क्या होती है? मिनरल्स, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वहां पे माइनिंग होती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे प्लेट्यू कितने परसेंट है अपने पास में? 27%। याद रख लेना प्लेट्यूज कितने हैं? 27%, जहाँ पे क्या है प्लेट्यूज में? आपके मिनरल्स हैं। दूसरा माउंटेन, माउंटेन के अंदर क्या है? 30%, जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है। तीसरा अपना प्लेन्स, प्लेन्स में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहाँ पे की जाती है? प्लेन्स में की जाती है। और कितना परसेंट है ये? 43% है। अब देखो वापस से इसको क्या कह रहा है। क्या कह रहा है एक बार देखते हैं इसको। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ of features, namely mountains, plateaus, plains, and icelands. About 43% of the land area is plain. कितना परसेंट है? 43% है, जो provides facilities for agriculture. किसके लिए काम में आता है? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर 30%, कितना दे रखा है? 30% दे रखा है, जो किसके काम में आता है? ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर प्रीरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। मतलब यहां से क्या निकलती है? नदियां निकलती है। कहां से? माउंटेन से, जो कितना परसेंट है? 30% है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? आपका वाइल्ड लाइफ होता है और वेजिटेशन होता है, दोनों चीजें होती है इकोलॉजिकल सिस्टम में। तो यहाँ पे माउंटेन्स अपने को क्या क्या देता है? एक तो टूरिज्म देता है, दूसरा रिवर देता है, तीसरा फॉरेस्ट देता है। वहां पे फॉरेस्ट भी होते हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। द प्रोसेस इज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे प्लेट्यूज के ऊपर फॉरेस्ट भी होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट आपको उसमें ज्यादा याद रखना है। मेनली कहाँ पे होते हैं? माउंटेन रेंज के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई तीनों चीजें। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया कि लैंड को किस किस तरीके से काम में लेते हैं। भाई बात क्या है यहाँ पे कि लैंड को किस तरीके से काम में लिया जाता है। उसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। तो पहला पर्पज अपना है फॉरेस्ट। तो पहला पर्पज क्या हो गया यहाँ पे अपना? फॉरेस्ट। किसके लिए काम में ली जाती है लैंड को? फॉरेस्ट के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। तो फॉरेस्ट लगाना थोड़ी पड़ता है, तो ये तो नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसी के थ्रू क्या हो जाता है? ये ग्रो करने के बाद में घने जंगल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड है तो सही, इस बात का मीन्स देखो, लैंड यहाँ पे है तो सही इनके पास में, लेकिन ये जो है वो अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है? ओनली और ओनली ये अपने पास में जमीन पड़ी है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है? तो इसमें सबसे पहले तो आता है ब्रेन लैंड, ब्रेन एंड वेस्टलैंड। ऐसी जगह जो क्या हो चुकी है? जो ब्रेन हो चुकी है, मतलब वहां पर अब फर्टिलिटी नहीं बची है। वहां पर कोई भी पेड़ लगाएंगे, कोई भी प्लांट लगाएंगे, कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो वो नहीं उगेगी। क्यों नहीं उगेगी? क्योंकि ये लैंड क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। मतलब अब किसी बिल्डिंग के नीचे अगर कोई जगह आ गई तो अब वो क्या है? लैंड तो है, जमीन तो है, लेकिन वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए है। कल्टीवेबल लैंड नहीं बची है। वो क्या है? नॉन कल्चरेबल लैंड है वो। ठीक है, उसके बाद में अब रोड के नीचे आ गया, रोड के नीचे कोई जगह आ गई तो वो वहां पे खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रोड पे तो व्हीकल्स आएंगे। उसके अलावा फैक्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है। तीसरा अपना दे रखा है
थर्ड जो है वो क्या है, दे रखा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो तीसरा नंबर अपना जो है वो किसका आ जाता है, अदर फैलो लैंड का। किसका, अदर फैलो लैंड का। उसके तो दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट समझ में आ गया। एक तो ब्रेन लैंड और दूसरा जो एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए काम में नहीं आता, उसको हमने कह दिया, क्या कह दिया यहाँ पे, क्या कहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड तो है लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए लायक नहीं है। तो इसके दो टाइप थे, वो मैंने आपको बता दिए, दो जो बातें थी वो बता दी। थर्ड नंबर जो पॉइंट है अपना, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इसमें सबसे पहला परमानेंट पोस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसी जगह जहां पर हमेशा जानवर चरते रहते हैं, जानवर ग्रेजिंग करते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट पोस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। जो हमेशा खाली पड़ी रहती है तो उसको भी हम एज ए ब्रेन लैंड ही बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ ब्रेन लैंड में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जानवरों के लिए ग्रेजिंग के लिए घास उग जाती है, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। दूसरा इसका टाइप ये भी अदर अनकल्टिवेटेड, वो तो क्या थी, लैंड थी लेकिन वो क्या यूज में ही नहीं आ रही थी, तो उसका तो सिस्टम ही अलग है। वो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लायक ही नहीं थी। यहाँ पे ये लायक है लेकिन ये फिर भी खराब है, लायक है लेकिन फिर भी क्या है, ये खराब है, खराब कर रखी है। लैंड अंडर मिसलिनियस, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो। मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के, मिसलिनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप के जो पेड़ होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अलग अलग तरीके के पेड़ उगा दिया तो क्या होगा, नॉट इंक्लूडिंग इन नेट सोन एरिया। मतलब कि अगर आपने खेत के अंदर, आपका खेत है थोड़ा सा 3-4 बीघा का मान लो, 3-4 बीघा में, बीघा मतलब क्या होता है, थोड़ी जगह मान लो आप, जैसे उसमें 1000 गज के बराबर होता है, 1000 गज जो होती है, और एक गज का होता है 3.33 फीट होता है। तो इस तरीके से उसको निकाला जाता है, वो आपको बाद में बताऊंगा, जब जरूरत होगी तो बता दूंगा, नहीं तो छोड़ो इसको। यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि आपका जो टोटल एरिया है, ठीक है, अब टोटल एरिया में मान लो, ठीक है, आप ऐसे मानो, सपोज दैट आप जहाँ पे जहाँ पे बैठे हो, तो उस सिटिंग एरिया में आपने देखा होगा, एक अगर आपने वहाँ पे डाइनिंग टेबल डाल दी, एक आपने अगर चेयर डाल दी, तो अब उसमें जो कारपेट बिछाने के लिए जो एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ एरिया उस टेबल, जो टेबल रखी आपने, डाइनिंग टेबल रखी, उसने कवर कर लिया, कुछ जो एरिया था वो उन चेयर्स ने कवर कर लिया। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है कि उस लैंड के अंदर अगर हमने क्या बो दिया, अलग अलग टाइप के ट्रीज लगा दिए हैं, तो वो ट्रीज क्या करते हैं, वो उस नेट सोन एरिया को कम कर देते हैं, नेट सोन एरिया को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर तीसरा अपना कल्चरेबल वेस्टलैंड है। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कि अपने पास में लैंड भी है, काम में भी आती है, लेकिन वो वेस्टलैंड है। कैसे है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। मतलब कि उसको 5 साल हो गए हैं, वो पहले बोई जाती थी, लेकिन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है। तो आपको पता है कि सीजन्स होती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके की जो फसलें होती है, रबी क्रॉप है, उसके अलावा खरीफ क्रॉप है, फिर जायद क्रॉप है। ये पूरा का पूरा जो तीनों क्रॉप का पूरा सिस्टम है या पैटर्न ऑफ क्रॉप है, उसी को हम 1 एग्रीकल्चरल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एग्रीकल्चरल ईयर बोला जाता है किसको, जिसमें तीनों क्रॉप के पैटर्न को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे भी वही दे रखा है क्या, कि अगर 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक कोई जमीन जो है वो अगर पड़ी है, तो उसको हम वेस्टलैंड या अनकल्चरेबल लैंड बोल देंगे। यहाँ पे ये कल्चरेबल है, मतलब बोई जाती थी, लेकिन अभी ये वेस्टलैंड हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि 5 ईयर से ये अनकल्टिवेटेड पड़ी है, 5 ईयर से इसमें कोई क्रॉप नहीं उगाई गई है, इसलिए खराब हो गई है। फैलो लैंड समझ में तो आ रहा है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। जो भी आपको दिक्कत रहे कमेंट करना,
और अगर आपको कहीं पे भी कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, कोई कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं वापस से इसको बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स को आपको आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलो, अभी आपके पास में टाइम है खूब सारा। अगर आप इसको पढ़ लोगे अभी, तो फिर आपका जो पीटी फर्स्ट होगा या पीटी सेकंड होगा, जो भी है, कई स्कूलों में पीटी सेकंड होगा, कई स्कूलों में पीटी फर्स्ट होगा, तो उनके अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप अभी से इनको थोड़ा प्रिपेयर कर लोगे, तो फिर लास्ट टाइम पे इनको अगर एक बार पढ़ भी जाओगे पेपर के टाइम पे, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग तो खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आने वाले हैं। तो पहले पहले इनको पढ़ के और क्लियर कर लो। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे अभी लेंथी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बुक के अकॉर्डिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स हैं आपके वो आपको बाद में बताए जाएंगे, बाद में पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। नोट्स इसी का शॉर्ट फॉर्म होगा। भाई बुक में जो है वो लेंथी दे रखा है, लेंथी क्यों दे रखा है, आपको समझाने के लिए। अगर इसी का हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो वो हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन हम पहले उसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। भाई एक बार पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर इसका शॉर्ट पार्ट पढ़ने के बाद में, इसके जो नोट्स पढ़ने के बाद में हम करेंगे डेली, वीकली टेस्ट होगा या डेली टेस्ट सीरीज होगी, तो उसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो इस चैप्टर से निकाल लेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक करने से मेरा थोड़ा ऐसे हौसला बढ़ता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सब्सक्राइब करने से, ये ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई उल्टा सीधा पढ़ा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से आपको क्लासें देने की मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने पास में 4th नंबर दे रखा है फेलो लैंड। क्या दे रखा है, फेलो लैंड, करंट फेलो। करंट फेलो का मतलब ऐसी जो अभी अभी एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए काम में आ रही है, लेकिन अभी नहीं आ रही है। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, कि उसको या तो 1 साल हो गया है या 1 साल से भी कम हो गया है। अब कैसे समझोगे, ऐसी फैलो लैंड में पहला टाइप ऐसा है कि अगर एक ऐसी जगह जहां पर 2 क्रॉप कर ली गई है, या साल में 1 क्रॉप, 3 क्रॉप होती है। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। अगर मान लो कि रबी आपने की है, रबी आपने की है, तो कौन कौन सी बची, खरीफ और जायद बच गई। अगर ये मैंने नहीं की और मैंने सिर्फ एक ही किया है, एक ही करूंगा, तो क्या करूंगा, उसको हम अदर किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, पहला अपना करंट फेलो लैंड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें 1 सीजन किया है। या तो ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि हमने उसमें 2 क्रॉप की है, या हमने उसमें 3 क्रॉप की है, लेकिन वो 3 क्रॉप करने के बाद में 1 साल तक पड़ा रहा है। नहीं समझ में आया। या तो हमने एक फसल करके और 2 फसल जितना उसको छोड़ दिया है। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आएगी। या तो उसमें 1 फसल करके और 2 क्रॉप, 1 क्रॉप कर ली, उसमें 1 क्रॉप बो दी थी हमने, कोई भी तीनों में से 1 क्रॉप बो दी, और फिर उसको 2 क्रॉप के लिए उसको खाली छोड़ दिया, तो वो होगी करंट फेलो लैंड। दूसरी कौन सी होती है, कि हमने तीनों ही नहीं की। दूसरी उसने क्या कंडीशन रखी है, कि हमने उस खेत में तीनों ही नहीं की, तीनों ही नहीं की, तो क्या होगा, वो भी किस में रहेगा, करंट फेलो लैंड में रहेगा, करंट फेलो लैंड में रहेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे देखते हैं, अदर देन करंट फेलो, मतलब दूसरा टाइप इसका जो है, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा तो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। लेकिन 5 से कम है, 1 से लेके 5 के बीच में है। फिर से समझो कि अगर 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, तो करंट फेलो लैंड, और अगर 1 से लेके 5 के बीच में है तो अदर देन करंट फेलो लैंड हो जाएगी। समझ में आ गया। और 5 से ऊपर होते ही
5 से ऊपर होते ही ये रहा कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। समझ में आ गया तीनों? कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर 1 साल या 1 साल से कम हो गया तो करंट फेलो लैंड 1 साल या 1 साल से लेके 5 साल के बीच में होगा। 1 साल तक तो किसका हो जाएगा? करंट फेलो लैंड का। अगर 1 साल से लेके 5 साल के बीच में हो गया तो अदर करंट फेलो लैंड हो जाएगा। अगर 5 साल से ऊपर हो गया तो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है। नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शोन हार्वेस्टेड इन नॉन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब ये होता है कि आपने जितनी दूर में उसको बोया है उतनी दूर में आपको पूरे तरीके से उसका क्रॉप प्रोडक्शन मिल गया, तो उसको नेट सोन एरिया बोला जाता है, या फिर उसको जो पूरा हमने एरिया बोया है उसी को बोल देंगे। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कि मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर एरिया शोन मोर देन 1, मतलब कि एरिया जो है वो 1 साल से ज्यादा चल रहा है, 1 साल से ज्यादा वहां पे बोया जा रहा है, उसके अलावा प्लस नेट सोन एरिया, प्लस नॉट नेट सोन एरिया का मतलब है कि वहां पे बोया जाने वाला जो एरिया है 1 साल से रेगुलर अगर किसी एरिया को बो रहे हो और उसमें से अगर थोड़ा सा छोड़ दिया और थोड़ा सा आपने बोया है, वो नहीं, जो पूरा बोया है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नेट सोन एरिया। तो ये क्या होता है? इसी को हम टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब यहाँ पे आपका आ गया लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि लैंड को जो है वो किस तरीके से यहाँ पे इंडिया में काम में लिया जाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technologically capability, उसके अलावा एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एटसेट्रा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक तो फिजिकल चीज़ें होती है, किसमें? लैंड रिसोर्स के ऊपर। कुछ तो क्या होती है? फिजिकल चीजें होती है जो क्या करती है? डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। उसके बाद में दूसरा क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा है, तो वहां पे सोइल या लैंड जो रिसोर्स है वो भी कैसा होगा, वो भी किसको डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर। सोइल मतलब कौन से टाइप की सोइल है, और उसी तरीके से ह्यूमन फैक्टर भी क्या क्या, कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो वहां पे तो लैंड है ही नहीं, लैंड है तो वो किसके लिए यूज है? एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए तो बिल्कुल नहीं है, वह तो क्या है? रहने के लिए, बिल्डिंग वगैरह है वहां पे। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी एंड कल्चरेबल एंड ट्रेडिशन एटसेट्रा। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये अपना ये कल्चरेबल फॉरेस्ट लैंड, ये सब मैंने बता दिया आपको कौन सा क्या है, कितना परसेंट है वो देख लेना आप। यहाँ पे दे रखा है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अपना कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी देखो आपको समझाते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, डन, वेरी गुड गुड, आ गया मार्कर भी। हाँ, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको आपको स्टार लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, मिलियन स्क्वायर लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। यहाँ पे अपने पास में कितना परसेंट एरिया ही अपने को पता है? 93%। भाई यहाँ पे अपना एरिया जो है उसका हमें सिर्फ 93% ही पता है। अब सर 7% कहाँ गया? तो उस रिमेनिंग 7% का हम निकालते हैं। भाई
यहाँ पे पूरा कितना है 100%, 97% ही पता है, 93% ही पता है, तो 7% कहाँ गया उसको देखते हैं। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सपेक्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। मतलब ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है कौन है, असम, वहाँ का कुछ एरिया हमारे पास में अभी नहीं है, वहाँ का कुछ एरिया हमारे पास में अभी नहीं है। तो कहाँ गया बात करते हैं, वो गया उसके ऊपर किसने अपना वो कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आसाम का थोड़ा सा पार्ट है, या फिर अपन कह सकते हैं उसका नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट किसने दबा रखा है, अपना उसने चाइना ने दबा रखा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, हैज नॉट बीन डन फुली। मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर occupied by Pakistan and China have also not been served। तो यहाँ पे सर्वेड, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो कश्मीर है अपना ही है, जो कश्मीर है उस कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपना जो थोड़ा सा एरिया उसने दबा रखा है, किसने दबा रखा है, पाकिस्तान ने दबा रखा है, थोड़ा सा एरिया चाइना ने दबा रखा है, अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा सा एरिया किसने, चाइना ने दबा रखा है, अभी सिक्किम में उसको पीछे हटाई दिया है, गलवान में उसको पीटा ही है। ठीक है, अच्छे से पीट पिटा के भी नहीं मान रहा है, बड़े नकटे आदमी हैं, फिर पिटते हैं फिर वापस आ जाते हैं, जबकि इंडिया वाले उसको पीटते भी अच्छा वाला है। अभी आपने वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखा होगा कि चाइना वालों को कैसे पीट पीट के भेजा जा रहा था। हाँ, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान की तो बात ही कुछ अलग है, उसका तो कहने ही क्या है, तो अभी ले लेंगे, थोड़े दिन की बात है, मोदी जी हैं, मोदी जी कर देंगे आपका। ठीक है, आपके लिए तैयार है वो, आपको पूरा मैप जो है वो पार्लियामेंट में लगा दिया गया है, तो पूरे मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पार्लियामेंट में अगर लगाया, नई पार्लियामेंट बनी है ना अभी, तो उस पार्लियामेंट में बड़ा लगाया है पूरा का पूरा मैप है। अगर उस मैप की बात करें तो अपने पास में 100% एरिया जो अपना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है वो अपना पूरा है, लेकिन 93% का तो हमें पता है, 7% उन्होंने अभी दबा रखा है, उसको अपन जल्दी ही छुड़वा लेंगे, तो इसलिए वो 7% का अपने को पता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे देखते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पोस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands and either of poor quality of the cost of cultivation of such as land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA मतलब net sown area in India comes to about 54% of the total रिपोर्टिंग एरिया। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो टोटल एरिया है उसका उसमें भी मतलब ऐसा एरिया बचा हुआ है कि जो नेट सोन एरिया है, लेकिन उस नेट सोन एरिया में वो और इंक्लूड किया गया है क्या, कि जो आपका एरिया है वहाँ पे जो आपका जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जो रख रखा है उसको भी इसमें इंक्लूड कर रखा है, और इंक्लूड करने के बाद में यहाँ पे ये 54% हो रहा है। ये बता रहे हैं कि नेट सोन एरिया में ग्रेजिंग लैंड वगैरह, जो ऐसी लैंड जहाँ पे साल में या 2 साल में एक बार खेती की जाती है, वो वाला एरिया भी आपका इसमें जोड़ा जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। फिर क्या कह रहे हैं, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब ये जो पैटर्न है कि कहीं पे ज़्यादा बोया जाता है, कहीं पे कम बोया जाता है, उसका भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़ा डिफरेंट है।
इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब का टोटल एरिया का कितना परसेंट बोया जाता है? 80%, मतलब लगभग बो दिया जाता है। ठीक है। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने टोटल शोन एरिया का लगभग कितना परसेंट ही बोया जाता है? 10%। क्यों बोया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिली रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे जो माउंटेन हिल है वो ज़्यादा है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो नेट शोन एरिया होता है वो कम होता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार आइसलैंड में, उसके अलावा आपका मिजोरम, मणिपुर, इस जगह पे। इसलिए वहाँ पे कितना एरिया बोया जाता है? ओनली 10% एरिया ही बोया जाता है। फॉरेस्ट आर इन द कंट्री इज फार लोअर देन द desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy। जो कब की गई थी, कब बनाई गई थी पॉलिसी? 1952 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1952 में। कि कितना फॉरेस्ट जरूरी है अपने इंडिया में? 33% ऑफ द टोटल लैंड। तो टोटल लैंड कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसका 33% एरिया अपने पास में, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो अपने पास में फॉरेस्ट होना जरूरी है। किसने कहा था? किसने कहा था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने कहा था ये बात है। इट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल who live on the fringes of these forest depends upon it। मतलब वो इस ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ये पूरे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। A part of the land is termed as westland and land put to other non-agricultural uses। कि ऐसी जगह जहाँ पर कि अदर एग्रीकल्चर यूजेज के लिए है। फिर क्या कह रहे हैं? वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी। अब वेस्टलैंड कैसे है ये? क्योंकि वहाँ पे क्या है? रॉकी। रॉकी का मतलब क्या हो गया? कि ऐसी जगह जहाँ पर माउंटेन हिल ज़्यादा है। रॉकी का मतलब क्या हो गया? ऐसी हिल जहाँ पे माउंटेन हिल ज़्यादा है। उसके बाद में अरिड। अरिड मतलब अरिड एंड डेजर्ट एरिया। ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, वो डेजर्ट एरिया है। क्या है? डेजर्ट एरिया, सूखी जगह। एंड लैंड बट पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो क्या बना हुआ है इन जगह पे? जगह पे क्या बना हुआ है? सेटलमेंट्स, रहने के लिए जगह बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, रेलवेज बनी हुई है, इंडस्ट्रीज बनी हुई है। ठीक है। लैंड रिसोर्स के ऊपर कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। This is turn has serious क्या लिखा हुआ है? Precautions on society and the environment। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका टोटल लैंड है उसके ऊपर खूब सारी चीज़ें हैं। अदर कल्चरेबल लैंड भी है, कल्चरेबल लैंड भी है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इनको अगर तरीके से नहीं बनाओगे और लैंड को अगर वेस्ट करते जाओगे, लैंड को वेस्ट करने का मतलब है कि एक तो अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, एक तो 1 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, एक आपने 5 माले की बिल्डिंग बनाई। 5 माले का मतलब क्या हो गया? 5 मंजिल की। 5 मंजिल की क्या हुआ कि उसमें एक एक मंजिल में एक एक फैमिली रह लेगी। तो 5 फैमिली एक ही एरिया में रहती है, एक ही लैंड मतलब एक ही लैंड एरिया में रहती है। उसने 5 जगह लैंड खराब नहीं की है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे रोड है, तो रोड हर गली की एक अलग अलग रोड बना दी? नहीं, एक मेन रोड, उससे छोटी छोटी रोड है जो कनेक्ट करती है किसको? कॉलोनी को करती है, कॉलोनी को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब जो लैंड खराब हो रही है
उसको अगर नहीं बचाया तो वो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाएगा, अपने लिए एक डेंजर चीज हो जाएगी, एक सीरियस, इसके लिए एक सीरियस एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला चैप्टर, अगला सेशन, इसी का आप कुछ एक पार्ट और बचा हुआ है अभी, सॉइल के टाइप बताना है, कंजर्वेशन बताना है और डिग्रेडेशन बताना है। तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी और मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। अपने आप को, खुद को व्यस्त रखो, दुनिया की फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दिया करो। ठीक है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।